हेलो एवरीवन। जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 4 एथिक्स की एक केस स्टडी। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस केस स्टडी को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस स्टडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम एक सिचुएशन के बारे में, बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड सिचुएशन के बारे में हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे सजेशंस अपने देंगे कि किस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी। सो इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग सेशन गाइज। बहुत अच्छे पॉइंट्स आज आपको मिलेंगे, बहुत कुछ हम सीखेंगे कि किस तरीके से इस टाइप की केस स्टडी को अटेम्प्ट किया जाना चाहिए। सो गाइज ये जो केस स्टडी है इसका टाइप और इसके पॉइंट्स थोड़ा सा अपने पास नोट करके रखेगा कि किस इस टाइप की केस स्टडी को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाना चाहिए, राइट। तो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। उस लिंक के थ्रू आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी की सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं इसका पीडीएफ्स है। और उसी के साथ साथ जो भी वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड किए जाते हैं उनका भी आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की तो मैं आपको कहूँगी आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपको अपना टाइम, एनर्जी, मनी कहीं कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको सिर्फ झा सर अकेडमी पे जो आप लोगों के लिए रेगुलरली करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है। दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि उसमें जीएस 1 2 3 4 के बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में और अगर आप झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को गाइज, बहुत अच्छा बैच है। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है आपको और हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, आपको मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो गाइज़ अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज़ अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारी केस स्टडी है, यू आर अ यंग एस्पायरिंग एंड सिंसियर एम्प्लॉय इन अ गवर्नमेंट ऑफिस वर्किंग एज एन असिस्टेंट टू द डायरेक्टर ऑफ योर डिपार्टमेंट। अब आप क्या हैं, आप एक यंग जवान हैं और एक बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, जो कि एक डिपार्टमेंट में जो एक डायरेक्टर हैं उनके असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं। मतलब आपकी जो डिजिग्नेशन है वो क्या है, आप एक असिस्टेंट की पोस्ट पे हैं और आप बहुत ही मेहनती, बहुत ही सिंसियर हैं अपने काम के प्रति और अच्छे से आप काम करते हैं। सिंस यू हैव ज्वाइंड रिसेंटली यू नीड टू लर्न एंड प्रोग्रेस, क्योंकि अब आपने अभी ज्वाइन किया है तो अब आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी भी हैं और आगे भी बढ़ना है, अच्छे से काम करना है। लकीली योर सुपीरियर इज़ वेरी काइंड एंड रेडी टू ट्रेन यू फॉर जॉब। अब क्योंकि आपने अभी ज्वाइन किया, आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो लकीली क्या है कि जो आपके सुपीरियर हैं, मतलब कि जो डायरेक्टर हैं आपके डिपार्टमेंट के, वो बहुत अच्छे हैं और वो रेडी हैं कि कोई बात नहीं, आपको नहीं आता है तो मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको ट्रेन करूंगा आपके काम में कि आपको कैसे क्या काम करना है। ही इज़ वेरी ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एंड वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स।
अब जो आपका सुपीरियर है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उनको बहुत सारी नॉलेज है, वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं जो उनके रिगार्डिंग उनको बहुत अच्छी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उनके पास। इन शॉर्ट, यू रिस्पेक्ट योर बॉस एंड आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। तो इसीलिए आप क्या है, आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, अपने बॉस की, और आप आगे देख रहे हैं कि भाई वो आपको सिखाएंगे और आप उनसे सब कुछ सीखना चाहते हो। जो जो नॉलेज उनके पास है, जो जो टेक्निक्स उनको उनके पास है, आप उनसे सब कुछ अच्छा सीखना चाहते हो। आप में आपके अंदर वो कैलिबर है, एक ज़ील है सीखने की। सिंस यू हैव गुड ट्यूनिंग विद द बॉस, ही स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन यू। अब क्योंकि आपकी एक अच्छी ट्यूनिंग बन गई है आपके बॉस के साथ, तो वो आपके ऊपर कुछ अपने किसी काम, कुछ कामों के लिए आपके ऊपर डिपेंड होने लग गए हैं अब। वन डे, ड्यू टू इल हेल्थ, ही इन्वाइटेड यू एट हिज प्लेस फॉर फिनिशिंग सम अर्जेंट वर्क। एक दिन क्या हुआ कि उनकी जब तबीयत सही नहीं थी तो उन्होंने आपको कॉल करके बुलाया अपने घर पे, क्योंकि उनको कुछ ज़रूरी काम था और वो करने के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने आपको वहाँ पे बुलाया। You reached his house and before you could ring the bell, you heard shouting noises. अब आप उनके घर पहुँचे और उनके घर पे पहुँच के उनके डोरबेल बजाने से पहले ही, जब आपने डोरबेल बजाने के लिए गए तो आपने क्या सुना, बहुत ज़्यादा ना आवाज़ें आ रही थी, चीखने की आवाज़ें आ रही थी। यू वेटेड फॉर अ वाइल, आपने थोड़ी देर वेट किया, इंतज़ार किया। आफ्टर एंटरिंग द हाउस, द बॉस ग्रीटेड यू एंड एक्सप्लेन द वर्क। अब जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचे तो बॉस ने आपको अच्छे से वहाँ पे ग्रीट किया आपको, और आपको वहाँ पे अपना काम समझाया जिस काम के लिए उन्होंने आपको वहाँ पे बुलाया था। बट यू वर कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब्ड बाय द क्राइंग, यहाँ पे सॉरी गाइस गलती हो गई है, ये इट्स नॉट क्राइम, इट्स क्राइंग, क्राइंग ऑफ अ विमेन। लेकिन आप कॉन्स्टेंटली किससे डिस्टर्ब हो रहे थे कि वहाँ पे एक लेडी रो रही थी, उससे आप कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब हो रहे थे और आप अपना काम काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, आप काम नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर तरीके से। At last, you inquired with the boss, but his answer did not satisfy you. अब क्योंकि आप डिस्टर्ब हो रहे थे तो आखिरी में आपने क्या किया, आखिरकार आपने उनसे पूछ ही लिया इस बारे में, लेकिन उन्होंने ऐसा एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया जिससे कि आप सेटिस्फाई हो जाएं। उन्होंने ऐसा कोई आपको आंसर नहीं प्रोवाइड किया। Next day, you were compelled to inquire further in the office and found out that his behavior is very bad at home with his wife. अगले ही दिन आपने दोबारा से आपने ऑफिस में इंक्वायर किया, उनसे पूछा, और आपने क्या चीज़ आपको पाई आपने कि भाई उनका बिहेवियर उनके घर पे उनकी वाइफ के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा है, उनका बर्ताव अच्छा नहीं है उनकी वाइफ के साथ। ही ऑल्सो बीट्स अप हिज वाइफ, वो कई बार अपनी वाइफ को मार भी देते हैं, ठीक है। हिज वाइफ इज़ नॉट वेल एडुकेटेड एंड इज सिंपल वुमेन इन कंपैरिजन टू हर हस्बैंड। उनकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है और बहुत सिंपल है उनके हस्बैंड के कंपैरिजन में, मतलब जो आपके बॉस हैं उनके कंपैरिजन में वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं और इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है। You see that though your boss is a nice person in the office, he is engaged in domestic violence at home. अब आपने क्या देखा कि बेशक से आपके बॉस बहुत अच्छे हैं, एक अच्छे इंसान हैं ऑफिस में, लेकिन वो डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्व हैं अपने घर पे। In such a situation, you are left with the following options. Analyze each one with its consequence. अब ऐसे सिचुएशन में क्या बोला गया है कि भाई आप के पास कुछ ऑप्शंस हैं, तो आपको उन ऑप्शंस में से हर एक ऑप्शन को एनालाइज करना है और उनके कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज जस्ट इग्नोर थिंकिंग अबाउट इट बिकॉज इट इज़ देयर पर्सनल मैटर। उनके बारे में सोचना बंद कर दो क्योंकि वो उनका आपसी मामला है, पर्सनल मैटर है, निजी मामला है उनका। बी, रीपोस्ट द केस टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, कि अब ये केस को एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास लेकर जाओ। एंड लास्ट, योर ओन इनोवेटिव अप्रोच टूवर्ड सिचुएशन, आपकी खुद की अप्रोच, एक इनोवेटिव अप्रोच सिचुएशन की तरफ, कि भाई आप किस तरीके से काम करेंगे, इनोवेटिवली किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे इस प्रॉब्लम का, राइट।
तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है गाइस, इस केस स्टडी में हमें इन तीनों ही सिचुएशंस को लेना है और इनके कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं, राइट। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये केस स्टडी समझ में आई होगी। सो अब हम इस पे अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। The above situation represents a case of domestic violence by an upstanding government officer against his wife. अब ये जो अब सिचुएशन जो ये हमें देखने को मिली है किसके रिगार्डिंग है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हमें देखने को मिल रहा है। जो कौन कर रहा है, एक अच्छा गवर्नमेंट ऑफिसर कर रहा है अपनी वाइफ के लिए, अपनी वाइफ को डोमेस्टिकली क्या कर रहा है, वो अब्यूज कर रहा है, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस हमें देखने को मिल रही है। एज एन असिस्टेंट टू द ऑफिसर द ऑप्शंस अवेलेबल टू मी आर। अब एसिस्टेंट सॉरी उन ऑफिसर का एसिस्टेंट होते हुए अब मुझे मेरे पास क्या ऑप्शंस है, मैं वो देखूंगी और मुझे उनके कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं कि मैं उनको कैसे डील करूंगी। फर्स्ट सिचुएशन हमें क्या दी थी, क्या ऑप्शन दिया था, जस्ट इग्नोर द सिचुएशन सिंस इट इज़ अ पर्सनल मैटर, कि इस सिचुएशन को इग्नोर कर दो बिल्कुल, क्योंकि ये उनका अपना निजी मामला है, व्यक्तिगत मामला है, उनका पर्सनल मैटर है। बाय डूइंग सो द सिचुएशन रिमेन्स द सेम एंड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट हिज वाइफ वुड कॉन्टिन्यू। अब अगर ऐसा करेंगे कि सिचुएशन को इग्नोर कर देंगे उनका अपना मैटर समझते हुए, तो क्या होगी, सिचुएशन तो सेम ही रहेगी। वो जैसे अभी अपनी वाइफ के साथ बिहेव कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिल रही है, वो अपनी वाइफ के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, वो उनको मारते हैं, तो वो तो चलता ही रहेगा, उनकी वाइफ सफ़र करती ही रहेंगी और वो ये वायलेंस उनके प्रति करते रहेंगे। Being aware of this fact, I should not turn a blind eye and take measures to rectify the situation. अब क्योंकि मैं इस मामले से अवगत हूँ, मैं अवेयर हूँ, मुझे पता है इस बात के बारे में, तो मुझे वहाँ पे अंधे होके नहीं बैठना है, अपनी आंखें बंद मुझे नहीं करनी है। What I need to do is, मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे स्टेप्स लेने हैं, मेजर्स लेने हैं ताकि मैं इस सिचुएशन को ठीक कर सकूँ, मैं उनकी वाइफ की कंडीशन ठीक कर सकूं। डूइंग नथिंग वुड नॉट बी एथिकली एंड मॉरली राइट। अब कुछ भी ना करना, सिर्फ मुंह बंद करके आंख बंद करके बैठ जाना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। ये मेरी खुद की डिग्निटी को भी हार्म करेगा और मेरी खुद की मोरालिटी, मेरे प्रिंसिपल्स को भी हार्म करेगा, मेरे खुद के लिए, मेरे वैल्यूज़ के हिसाब से वो गलत होगा। फर्दर, एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर नोइंग दैट अ लॉ is being violated and not taking any steps to prevent it would also be legally wrong। अब क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, तो ये जानते हुए भी अगर मैं कुछ काम नहीं करती हूँ और या मुझे पता है कि कोई अगर गलत काम कर रहा है, लॉ वायलेट कर रहा है, और मैं अगर उसके रिगार्डिंग कोई स्टेप नहीं लेती हूँ, तो ये लीगल कानूनी तौर से भी गलत होगा, मैं गलत करूँगी। एट द सेम टाइम, बाय नॉट इन्फॉर्मिंग ऑन माई बॉस, आई वुड बी ensuring my job security since he is I am already I already have a good tuning with him। तो अभी मैं क्या करूँगी उसी टाइम पे, अब ये तो मेरा मॉरल एथिकल रूप से, नैतिक रूप से और कानूनी रूप से मैं गलत करूँगी अगर मैं इग्नोर करूँगी सिचुएशन को। लेकिन उसी टाइम पे अब मैं अगर नहीं बताऊँगी, मैं इस पे कोई एक्शन नहीं लूँगी, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी जॉब सिक्योर कर रही हूँ, क्योंकि ये वही बॉस हैं जिनके साथ मेरी एक अच्छी ट्यूनिंग है, मेरी एक अच्छी सेटिंग है, राइट। तो इसीलिए वहाँ पे ना बताना मेरे यहाँ पे बेनिफिट होगा, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि सिचुएशन सेम रहेगी और वो लेडी सफ़र करती रहेंगी और ये मेरा नैतिक रूप से और कानूनी रूप से मेरे तरफ से गलत होगा, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन, रिपोर्ट द केस टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। कि अब मैं एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को ये केस रिपोर्ट करूँगी, ठीक है, इस केस के बारे में बताऊँगी और वहाँ पे अपनी याचिका दायर करूँगी कि भाई इस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। इफ़ आई डू सो, माई बॉस मे कम टू नो अबाउट माई इन्वॉल्वमेंट एंड एज हिज जूनियर ही कुड मेक थिंग्स डिफ़िकल्ट फॉर मी एट वर्क। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि अब ऑब्वियसली अगर मैं किसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास कंप्लेंट करूँगी, ये केस लेकर जाऊँगी, तो क्या होगा, मेरे बॉस को तो इसके बारे में पता चलेगा ही,
तो वो गुस्से में आके कि भाई मैंने उनके अगेंस्ट काम किया है, उनके अगेंस्ट मैंने केस दिया है, तो वो मेरे को, मेरे लिए वहाँ पे मेरे वर्क प्लेस पे मेरे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर सकते हैं और मेरी जॉब सिक्योरिटी पे या मेरे लिए थिंग्स डिफ़िकल्ट हो सकती हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, बाय इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटीज अबाउट द सिचुएशन, बाय सॉरी आई वुड बी इंश्योरिंग दैट द सफरिंग ऑफ द वाइफ इज एंडेड एंड माई बॉस इज अकाउंटेबल फॉर हिज एक्शंस। लेकिन दूसरी ही तरफ क्या होगा, अब क्योंकि मैंने एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को इस चीज़ के बारे में बता दिया है, मैंने फैक्ट को रिवील कर दिया है, इस सिचुएशन को मैंने रिवील कर दिया, तो मैं ये इंश्योर कर सकती हूँ कि जो वो वाइफ हैं, मेरे बॉस की जो वाइफ होंगी, उन वो जो सफ़र कर रही थी, वो जो दिक्कतें झेल रही थी, वो उनकी ख़त्म हो जाएगी और वो फ्रीडम अपने मतलब एक अपने अच्छे रूप से, वो अच्छे तरीके से वो जी पाएंगी। ठीक है, और जो उनके, जो मेरे बॉस ने गलत काम किया है, जो वो उसके लिए अकाउंटेबल है, जवाबदेह हैं, तो उनको वो पनिशमेंट भी मिलेगी। दिस इज लीगली, मॉरली एंड एथिकली द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। अब ये कानूनी तौर से भी, तौर पे भी और नैतिक तौर पे भी ये सही होगा बिल्कुल, राइट। और मैं इसमें जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो मेरी ड्यूटीज़ है, मेरी वैल्यूज़ है, मैं उनको भी बरकरार रख पाऊंगी। तो ये क्या थी, ये मेरी सेकंड ऑप्शन था कि मैं इसको किस तरीके से देखती हूँ, क्या इसका कॉन्सिक्वेंस होगा और क्या मेरा एक्शन होगा, मुझे इस पर किस तरीके से काम करना है, इसका रिजल्ट क्या होगा, राइट। नाउ थर्ड ऑप्शन क्या है, अप्रोचिंग द वाइफ एंड मेकिंग हर अवेयर ऑफ हर राइट्स अंडर प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। कि वाइफ के पास जाओ। अब थर्ड ऑप्शन में हमें क्या दिया गया था कि मैं अपने तरफ से क्या अपना इनोवेटिव क्या ऑप्शन लगाऊंगी, क्या मैं काम करूंगी इस सिचुएशन को डील करने के लिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं उनकी वाइफ के पास जाऊंगी और उनको बताऊंगी कि भाई वो उनका राइट है कि वो जा सकती हैं। एक एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, वो वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकती हैं, याचिका दायर कर सकती हैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, और ये उनका राइट है एक डिग्निटी के साथ जीने का। उनके हस्बैंड का कोई हक नहीं है इस तरीके से उनके साथ बिहेव करने का, तो वो कंप्लेंट कर सकती हैं। Since the wife is uneducated, she may not be aware of her legal rights, and therefore informing her is important so that she can herself file a case against her husband. अब क्योंकि ये बोला गया है कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है तो उनको अपने जो उनके अधिकार हैं, कानूनी अधिकार हैं, उनके बारे में उनको नहीं पता होगा। ये समझते हुए मैं उनको इन्फॉर्म करूँगी, उनको बताऊँगी कि ये उनका अधिकार है और वो जाके केस फाइल कर सकती हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट। इन द सेकेंड ऑप्शन स्टेटेड अबव, आई वुड बी फाइलिंग द कंप्लेंट एज अ थर्ड पर्सन विच कैन वीकन द केस। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर वो खुद से नहीं करती हैं तो मैं एज अ थर्ड पर्सन जाके केस फाइल कर सकती हूँ उनके बिहाफ पे कि भाई ऐसे ऐसे वो इस एक्ट के अंडर कि वो इस तरीके से उनके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, उनको डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्व हैं और वो वहाँ पे उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। ऑल्सो बींग इग्नोरेंट अबाउट हर राइट्स, इफ द बॉस थ्रेटन्स हर शी मे गेट कावर्ड एंड नॉट स्पीक द ट्रुथ। Hence, apprising her of her rights is necessary so that she can state her case without fear to the authorities. अब क्या चीज़ है कि मैं एज अ थर्ड पर्सन जाके वहाँ पे केस फाइल कर सकती हूँ, लेकिन अब मेरे केस फाइल करने से क्या होगा कि वो जो बॉस है, क्योंकि वो डोमेस्टिक वायलेंस करता है और उनकी वाइफ कुछ नहीं कहती है, वो उनको मारते पीटते हैं, वो कुछ नहीं कहती है, तो ऐसा हो सकता है कि भाई वो उनको डरा दे, धमका दे वो बॉस अपनी वाइफ को, और उनको बोल दें कि भाई अगर तुमने मुंह खोला तो मैं ये कर दूंगा या मैं वो कर दूंगा, तो वो डर के वहाँ पे मुकर जाएं, तो मेरे केस फाइल करने से भी कुछ ठीक से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं उनको बताऊंगी उनके राइट्स के बारे में, तो वो प्रॉपर तरीके से बिना डर के वो वहाँ पे अपने राइट्स को जानते हुए वहाँ पे अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं और अथॉरिटीज़ के आगे अपनी बात रख पाएंगी। तो इसीलिए उनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। At the same time, I would also engage with my senior to help change his mindset by explaining to him the implications of his actions and also getting him in touch with his relatives and friends to persuade him to see the wrongness of his behavior so that he is dissuaded from doing something similar in future.
उसी टाइम पे मैं अपने कुछ सीनियर ऑफिसर्स के साथ, जो सीनियर मेरे ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ मिलके मैं उनका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करूँगी, उन्हें ये समझाने की कोशिश करूँगी कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है और इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं जो वो ये काम कर रहे हैं। और उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स के टच में आके उनसे कांटेक्ट करके मैं उनसे भी हेल्प ले सकती हूँ कि वो उनका माइंडसेट चेंज करें, उनको इस चीज़ के बारे में समझाए ताकि वो फ्यूचर में ऐसा कुछ काम दोबारा रिपीट ना करें। राइट। सो ये मेरा कोर्स ऑफ एक्शन होगा। पहला था कि अगर सिचुएशन ही इग्नोर कर दो। दूसरा दिया गया था कि इन्फॉर्म कर देंगे अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को, केस बताएंगे। और तीसरा था कि मैं अपनी डिस्क्रिप्शन पे मैं क्या ऐसा इनोवेटिव एक्शन लूँगी। तो उसमें मैंने क्या बताया, मैं क्या करूँगी, मैं उनकी वाइफ को इन्फॉर्म करूँगी कि भाई उनके पास ये अधिकार है और वो इस अधिकार के तहत अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। और मैं उसी के साथ साथ अपने सीनियर ऑफिशियल्स और जो मेरे बॉस के रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलके उन्हें ये समझाने की कोशिश करूँगी, उनका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करूँगी कि व्हाट यू आर डूइंग इज़ नॉट राइट। आप ये काम मत कीजिए, इससे ये काम सही नहीं है और इसके इम्प्लीकेशंस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस केस स्टडी गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। So with this, we end up this session today here, guys. Thank you so much. Have a great day ahead. Jai Hind.